तो गुड मॉर्निंग। हम लोग एसिड ग्रुप के एक और दवा को आज देखने जा रहे हैं और इसे हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और जैसा हम लोगों ने पिछले बार देख चुके हैं कि ये जनरेशन डीजनरेशन और वीकनेस इस दवा के लिए भी वह थीम होगा। आइए आज हम लोग इस दवा के विषय में और विशेष जानकारी, इसकी खासियत को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। पिक्रिक एसिड को के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं और इसके महत्व को कम जानने के पीछे में सबसे खास बात ये रहा है कि इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है और कंपैरेटिवली ये नई दवा के रूप में है। और जैसा कि डॉक्टर नैश ने कहा है, डॉक्टर नैश ने इसे कहा है कि ये दवा जो है सो वाइटल फोर्स पर सीधे अटैक करती है, जिससे कि पूरे शरीर में टायर्डनेस बना रहता है, थकावट जैसा रहता है, एक परसिस्टिंग मतलब लगातार थकावट बना रहता है, जिसके साथ में कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, सोचने की शक्ति और उदासीनता और एक विल पावर का कमी होता है। मन करता है कि बराबर बिछावन पर लेटे रहे। एक हतोत्साहित जीवन तब होता है जबकि हम लोग वाइटल एनर्जी हम लोगों का काफी कम होता है। जब हम लोग के अंदर में वाइटल एनर्जी को कम महसूस करते हैं, वाइटलिटी की होती है कमजोर, अंदर से जब महसूस होता है, यानी कि भीतर से जो आने वाला, अंदर से आने वाला वाइटल फोर्स से जो आने वाला एक कमजोरी है, वह इसका है। यानी कि यह दवा का जो मूल अटैक है पिक्रिक एसिड जो है, सो डिजेनरेशन कहाँ पर शुरू करता है? आपको बेसिक लाइफ प्रिंसिपल पर। इसलिए यह काफी डीप एक्टिंग मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी इसे माना जा सकता है। क्योंकि इस दवा का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ, इसके लिए इसके लक्षणों का जो संख्या है बहुत अधिक नहीं देखा गया है। तो डॉक्टर नैश ने इसे बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है और उनके यूज के हिसाब से लोग इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। कॉजेज डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये दवा जो है सो क्योंकि भीतर से आ रहा है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का डीजनरेशन ही करता है। और आप समझ सकते हैं, अगर स्पाइनल कॉर्ड का डीजनरेशन अगर होता है तो हम लंबर रीजन, हमारा जो लंबर सेक्टर है, स्पाइनल कॉर्ड है, वह अगर आपका जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी अगर आपका कमजोर रहता है तो आप कभी भी खड़े रहना नहीं चाहेंगे, बैठे रहना नहीं चाहेंगे, हमेशा लेटे रहना चाहिएगा। और वहां पर एक पिक्रिक निडल के जैसा चुभता हुआ महसूस होगा और रीढ़ की हड्डी से ही सारा सेंसरी ऑर्गन्स जो है जो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सारे शरीर में आपको झिनझिनी, कमजोरी, चुभन जैसा महसूस होता है। तो सेंट्रल पॉइंट्स जो है, अगर हम लोग इसे वाइटल प्रिंसिपल को अगर हम लोग देखेंगे कि शरीर पर को जो प्रभाव डालता है वह स्पाइनल कॉर्ड या के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर में एक्सटेंड करता है। तो इस दवा का जो बेसिक एक्शन है वो आपको नर्वस सिस्टम पर है और नर्वस सिस्टम को कमजोर करते हुए पूरे जीवन को एक लाचार की स्थिति बना देता है, मन को एक ऐसा शिथिल कर देता है जिससे कि जीवन जो है ऐसा लगता है कि काफी कमजोर हो गया है। और वियरीनेस टू पैरालिसिस, वियरीनेस मतलब एकदम उदासीनता, थकावट, सारा चीज के साथ में, और इस तरह से धीरे धीरे एकदम शिथिल हो जाता है और लाइफ बिकम्स पैरालाइज। सो हम लोग इस दवा के थीम को कह सकते हैं, इट इज वियरीनेस लीडिंग टुवर्ड्स द पैरालिसिस। अपने कमजोरी के कारण धीरे धीरे, आप कॉस्टिकम में भी देखते हैं, लेकिन कॉस्टिकम का जो वीकनेस है वह एक दूसरे स्थिति से आता है, मेंटल लेवल से आता है, या मेंटल के भीतर से ही पिक्रिक एसिड का ये शुरुआत हो जाता है। कहा जाता है कि टिपिकल ब्रेन फैग रेमेडी है ना, जिसमें कि विल पावर की बहुत बड़ी अभाव होता है,
बात नहीं करना चाहता है, सोचना नहीं चाहता है और किसी भी प्रकार का मेंटल एक्सर्शंस नहीं करना चाहता है। क्विक फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द लिस्ट, थोड़ा सा भी मानसिक काम होगा थकावट हो जाएगा, थोड़ा सा भी ऐसा होगा तो शरीर में घाव के जैसा और बेकार ये सेंसेशन हो जाता है, डायरिया शुरू हो जाता है, पूरे स्पाइन्स में बर्निंग सेंसेशन हो जाएंगे और जनरल वीकनेस और हेवीनेस ऑफ द लिम्स, पैर लगेगा कि भारी हो गया है, कमर भारी हो गया है, पीठ भारी हो गया है, थोड़ा सा मेहनत करने से, है ना, थोड़े से मेहनत से भारीपन का जो भाव आ जाता है, थकावट की भाव आ जाती है, लगता है कि अब मेरा शरीर काम नहीं करेगा, लेम हो गया है, घाव के जैसा दर्द हो रहा है। यह भाव जो है सो पिक्रिक एसिड का है, जिसको कि हम लोग ब्रेन फैग मेडिसिन के रूप में भी जानते हैं। ब्रेन फैग मतलब जो मन थक गया है, ब्रेन आपका थक गया है, यह इसको नाम दिया गया है ब्रेन फैग मेडिसिन। The weakness of the body and mind is first impression wrought upon the mind of the reader who goes carefully over the poem. It is progressive, passing from the weariness to the paralysis. डॉक्टर केम्प ने कहा है इसका जो शरीर का और मन का जो थकावट है, अगर रोगी के में आपको पहला अनुभव हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन आपके लिए पिक्रिक एसिड का हो जाता है। ब्रेन फैट, है ना, ब्रेन फैट कहने का मतलब है मन जो है सो थक गया है। इंडिफरेंसेस एंड लैक ऑफ विल पावर, एवर्सन टू टॉक, बात करना पसंद नहीं करते हैं, थिंक, सोच नहीं चाहते हैं और किसी भी प्रकार का मेंटल एक्सर्शंस करना पसंद नहीं करते हैं। लैक ऑफ विल पावर, है ना, आई कांट डू, कैन डू नहीं, आई कांट डू, ये बहुत बड़ा थीम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे से संभव नहीं होगा और कोई भी नया काम करने के लिए ये उत्साहित नहीं होते हैं। चलो जिंदगी किसी तरह से घसीटना है ना, घसीटना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है इस दवा का। ये हमेशा जिंदगी को घसीटते हैं और यह घसीट करके ले जाने का प्रयास करते हैं। लोथिंग एट लाइफ, रिपर्टरी में आपका रूब्रिक्स मिलेगा, लोथिंग एट लाइफ, लोथिंग एट द वर्क, लोथिंग मतलब घसीटना, जिंदगी को घसीट रहे हैं। तो इस तरह का जो सिम्टम्स है आपको बहुत सारी दवाइयों में है, लेकिन यहाँ पर जो है सो ये इंटरनल, काफी इंटरनल डेप्थ, गहराई में है और यह क्योंकि यह एक डिजेनरेशन जो है तो आपके इसके स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में है, ब्रेन के रीजन में है, यह डिजेनरेटिव मेडिसिन के रूप में हम लोगों का दिखाई पड़ता है। आप परीक्षा के समय में देखते हैं, परीक्षा के समय में जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन फंक, परीक्षा का भय, है ना, काफी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, है ना, परीक्षा, कल परीक्षा होना है और मन इतना थक जाता है कि अब मन काम नहीं करता है ना, तो यह पिक्रिक एसिड उस समय में काफी उपयोगी दवा माना गया है। ब्रेन फैग में आपके और भी दवाइयां हैं, एनाकार्डियम को लोग यूज करते हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए, आपको क्या कहते हैं कैलीफॉस को भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो डिजेनरेटिव प्रोसेस के अंदर में आप इसे सिफिलिटिक मेडिसिन के रूप में कर सकते हैं। देखिए जो बच्चे कभी साल भर नहीं पढ़ते हैं तो उनको पहले से पता होता है कि मैं पास नहीं कर, मैं तो पढ़ाई नहीं तो मैं फेल नहीं करूँगा, इसलिए उनको डर नहीं होता है। वो एक जो भय होता है वह केवल एक परिवार का, समाज का होता है। लेकिन यहाँ पर जो है भय इसलिए होता है एग्जामिनेशन का, जो कि हम इतना पढ़े और यह हमसे, और एक भय और कारण होता है जबकि आप अपने जिंदगी को एक बोझ समझते हैं, जिंदगी को बोझ समझते हैं। अगर एक किताब पढ़ना हो तो किताब को देख करके ही डर लगता है ना, इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा, है ना, इतनी मोटी, इतना मोटा मेरा मैथमेटिक्स है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, ये हमारा ये फिलोसफी का किताब मैं कैसे पढ़ूंगा, एनाटॉमी का इतना बड़ा किताब, मोटा मोटा किताब को मैं कैसे पढ़ूंगा। किताब को देख करके जो भय आ जाता है, क्योंकि वहां पर एक मेंटल एक्सर्शन नहीं करना चाहते, लैक ऑफ विल पावर है, इच्छा शक्ति का अभाव हो जाता है और इसमें आगे बढ़ने की इच्छा, उसको अंडरटेक, ये काम लेना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पसंद करेंगे, इस तरह की दवाइयां, ठीक है ना। सेंसिटिव टू हीट, ये काफी गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होता है
और इनको लगता है कि ब्लड जो है सो रुक गया है, नस जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स में ब्लड जो है सो रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहा है, और इनको ठंडा से आराम मिलेगा और शरीर को और बॉडी कंडीशंस को, हर एक शरीर का या बॉडी का हेड का जो है तो आपको कोल्ड एयर से इसके कष्ट जो है तो आराम मिलता है। बर्निंग पेन्स, इसके दर्द जो होंगे, जितने भी दर्द होंगे, कहीं भी दर्द होगा, वह बर्निंग नेचर का होगा, along the spine, in the leg and in many parts. Heaviness, बर्निंग पेन के साथ में भारीपन, क्योंकि रुका हुआ है, जिंदगी रुका हुआ भारी लगता है, चलता हुआ जिंदगी भारी नहीं लगता है, यहाँ ठहरा हुआ जिंदगी है ना। इसको कहते हैं स्टैग्नेटेड लाइफ। स्टैग्नेटेड लाइफ मतलब एक जगह पर जम गया है। तो स्टैग्नेटेड लाइफ में आप गाड़ी को खींच नहीं सकते हैं, आगे बढ़ाना भारी हो जाता है। वो भारी तो नहीं होता, लेकिन वह मानसिक तौर पर वह भारी हो जाता है। ऑसिपुट डाउन स्पाइन्स और लोअर लिम्स इसके भारी जैसे महसूस होते हैं, है ना। फिजिकल एक्सर्शन से इनके सारे कष्ट बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कोई भी फिजिकल एक्सर्शन, कोई भी कंडीशन होगा, इसका कष्ट बढ़ जाता है। इसको ये एक बेसिक जनरल कैरेक्टर के अंदर में ये आता है। देन बहुत सारी बीमारियां जो कि मेंटल वर्क के कारण होता है, जिसके कारण की नींद नहीं आ रही है ना। बर्निंग बिटवीन द स्कैपुला, स्कैपुला के पीछे में बर्निंग जैसा महसूस हो रहा है, स्पाइन्स में बर्निंग महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, फुलनेस ऑफ द हेड, सिर का भारीपन महसूस होगा, वर्टेक्स में पेन होगा, प्रेसिंग हेडेक, लग रहा है कोई सिर जो है, और उसके साथ में डायरिया। तो ये सब कारण से अगर कोई दवा हो, बीमारी हो, डायरिया के कारण बीमारी हो, प्रेसिंग हेडेक के कारण बीमारी हो, वर्टेक्स पेन हो, नींद नहीं आने के कारण हो, मेंटल के कारण नहीं हो, कोई बीमारी हो, बर्निंग स्पाइन के कारण आपको कष्ट हो रहा हो, तो हम लोग पिक्रिक एसिड के विषय में सोचते हैं। ये बहुत सारे, जहाँ इसका सारा काम जो है, सारा कष्ट जो है, सो आप कोई, चाहे वह मेंटल एक्सर्शन हो या फिजिकल एक्सर्शन हो, दोनों के कारण पिक्रिक एसिड के कष्ट बढ़ते हैं। वियरीनेस फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, थोड़ा सा मेंटल, और कहते हैं कि ओनली रेमेडी इन द बोल्ड टाइप। अगर वियरीनेस के अंदर में जाइएगा मेंटल एक्सर्शन में, तो और दवाई के साथ में सबसे ज्यादा जो ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ दवा जो है, सो आपका पिक्रिक एसिड में है। कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड एंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, एक बहुत बड़ी खासियत है इस दवा का, पिक्रिक एसिड का। इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद में, इतने सारे के साथ में जब थकावट हो जाता है, तो उस समय सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है। ये एक बहुत बड़ी पिक्युलरिटी है। जब मन बहुत थक जाता है, शरीर बहुत थक जाता है, उस समय में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है। जबकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए दिमाग को शांत लोग रहता है तब होता है, जब प्लेजेंट मूड रहता है तब होता है। लेकिन पिक्रिक एसिड का जस्ट उल्टा है। जब आपका कंप्लेंट हेडेक हो गया और ये और कोई प्रॉब्लम हो गया, उस समय में सेक्सुअल एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया कहते हैं वैसा एनीमिया, एनीमिक कंडीशन जो कि कभी बदलता ही नहीं है। उसको कितना भी दवा लेते रहते हैं, आपको हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए वो होता है, और धीरे धीरे ये घटता ही जाता है, पर लगातार ये घटने की ओर में बना रहता है। इसको प्रोग्रेसिव पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। इसके कारण जो चेहरा है आपका, वो पीले रंग का, लेमन कलर का चेहरा दिखलाई पड़ता है। तो प्रोग्रेसिव पर्निशियस एनीमिया आपका चेहरे पर दिखलाई पड़ता है, आपको पीलेपन के रूप के रंग में, चेहरा का पीला पड़ जाना एक पर्निशियस एनीमिया का इंडिकेशन है। डेबिलिटी फ्रॉम जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस में आप, जॉन्डिस ये एक अच्छी दवा है जब जॉन्डिस के बाद में कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। जॉन्डिस के बाद में जब कमजोरी आ जाती है, तो वहां पर इस दवा का बहुत खास रोल होता है। और जैसे कि आप लोग फीवर के बाद में चाइना सोचते हैं, कारोबेज सोचते हैं, तो उस तरह से जॉन्डिस के बाद में डेबिलिटी जो आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, उसमें भी, क्योंकि जॉन्डिस भी एक आपको डिजेनरेटिव प्रोसेस है, जहाँ की लीवर में सूजन हो जाता है, हेपेटाइटिस के कारण हो जाता है, लीवर फंक्शन डिसऑर्डर हो जाते हैं,
तो लीवर चूंकि मेन सेंट्रल पॉइंट है आपका बॉडी का, लाइफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मोटर है, डायनामो है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आने ही आने हैं। स्टेजेज स्टैग्नेटेड सेंसेशन एज इफ द ब्लड, रक्त लगता है कि रुक गया है, ठहर गया है ना। ब्लड जो है सो वेसल्स में, आर्टरीज वेन्स में नहीं पास कर, चल नहीं रहा, एक जगह पर रुका हुआ है, ऐसा महसूस होता है। और वियरीनेस, उसके साथ में कमजोरी और मेंटल एग्जॉस्शन जैसा महसूस होता है। तो थकावट हो जाएगा तो क्या होता है, एक चक्रव्यूह जैसा बन जाता है, एक व्हिरलविंड बन जाता है, एक ही जगह पर भंवर के जैसा जिंदगी बन जाता है। और यह भंवर के जैसी बात जो है, इसको स्टैग्नेटेड फीलिंग्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स में हेडेक फ्रॉम द मेंटल एग्जर्शन, खास करके स्कूल के बच्चों में जो स्कूल जाते हैं और उनके सर का दर्द हो जाता है, या डायलेटेड प्यूपिल्स हो जाते हैं, है ना, डायलेटेड प्यूपिल्स के साथ में हो जाता है सिर का दर्द, ठीक है। हेडेक ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स, प्रोफेशनल्स एंड ओवरवर्क बिजनेसमैन, छात्रों में, टीचर्स में और प्रोफेशनल्स में जो काफी मेहनत करते हैं, मानसिक काम जो ज्यादा करते हैं, उनके अंदर में जो हेडेक होगा वहां पर ये ज्यादा यूजफुल है। हेडेक एंड ग्रेट नर्वस वीकनेस फ्रॉम ग्रीफ, सदमा के बाद में, है ना, डिप्रेसिंग इमोशंस के बाद में, और हेडेक जो आ जाता है, तो कहते हैं, केंट कहते हैं कि अधिकांश समय में इमोशंस के बाद में लोग इग्नेशिया नेट्रम्यूल सोचते हैं, लेकिन उस समय में इसका भी अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। हेडेक एंड सावर इरेक्टेशन, है ना, सिर के साथ में खट्टा ढकारा होना बहुत इंपॉर्टेंट इस दवा का है। और स्मॉल बॉयल्स एंड पस्ट्यूल्स इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, है ना, छोटे छोटे ऑडिटरी कैनाल्स है, कान के कैनाल्स में, तो छोटे छोटे बॉयल्स दिखलाई पड़ते हैं, जिसमें कि पस्टुलर नेचर का होता है। ये शरीर के जो अब मैंने बताया था, नर्व्स पर ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, ब्रेन, ऑसिकुट और स्पाइनल कॉर्ड पर इसका इंजरी एक्शन होता है, लंबर रीजन में है, किडनी, सेक्सुअल ऑर्गन। सेक्सुअल एक्साइटमेंट से इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, जो कि थकावट के साथ में जुड़ा हुआ है, वेरीनेस के साथ में जुड़ा हुआ है। और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह ये बॉडी के इस्तेमाल में आ सकता है। इसके मॉडलिटीज को में देखिएगा, खासियत तो यही है कि एग्जर्शन, किसी तरह का एग्जर्शन हो, मेंटल या फिजिकल। सेमिनल लॉस, है ना, सीमेन का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर फीमेल में देखिएगा तो प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन, कॉपियस मेंस्ट्रुएशन के बाद में लिकोरियल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां भी आपको इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। हीट, स्टडी पढ़ने से, है ना, वेट वेदर, बरसात के अवसर में, सेक्सुअल एक्साइटमेंट से कष्ट बढ़ जाते हैं। कष्ट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल एक्साइटमेंट से कष्ट भी बढ़ता है, क्योंकि वहां भी थकावट होता है। और मोशन, किसी भी प्रकार के मोशन से इसके कष्ट बढ़ते हैं। बेटर रेस्ट से, कोल्ड एयर से और वाटर बैंडेजिंग इन द सन, सूर्य की रोशनी में इसे कष्ट आराम मिलता है। इसे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है ना, बहुत ज्यादा लक्षण इसमें फूड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप अब देखिएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स इसमें लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर मेंशन किया हुआ है। और इस तरह से हम लोग इसके दवा का जो केंद्र बिंदु है वह ब्रेन फैग है, एग्जामिनेशन है, और मेंटल एग्जर्शन से जहां भी कष्ट आपको दिखलाई पड़े तो उससे हम लोग इस दवा के विषय में सोच सकते हैं। और हीट से एग्रेवेशन, कोल्ड से अमलरेशन, बर्निंग सेंसेशन एंड हीट, हेवीनेस और इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, ये सभी लक्षणों के साथ में इसका ये है जुड़ाव है। ये 5 केंद्र बिंदु जो दिमाग में रहेगा, तो इसके सैकड़ों लक्षण को आप जो इसके दवा के अंदर में है वो आप देख सकते हैं। आपको इसका अंदाजा लग सकता है कि कितना महत्वपूर्ण दवा यह हो सकता है। तो इसके साथ में आज का यह लेक्चर, ये आपका फिक्र के सिर्फ समाप्त होता है। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, इसके विषय में क्वेश्चन कर सकते हैं आप मेरे मेल पर और मेरे मोबाइल और टेलीग्राम व्हाट्सएप पर 9431020622 पर। So thank you very much for this present lecture.